नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के नए चैनल टैक्स ऑफिसर में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन छोटे व्यापारियों का और उनके लिए भी जो हाल ही में अपना स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, जीएसटी के कंप्लायंसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इसको देखते ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिनका ख्याल अगर आप रखें तो जीएसटी के कंप्लायंसेस भी अच्छे से कर पाएंगे और नोटिस आने से भी बच पाएंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला, थ्रेशहोल्ड। अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है या अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि क्या आपका जो टर्नओवर है 20 लाख या 40 लाख। मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख, ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जो सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हैं। कुछ कुछ स्टेट्स में ये 40 लाख है, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट में ये थ्रेशहोल्ड लिमिटेशन जो है वो 20 लाख है। तो अगर आप गुड्स का सप्लाई करते हैं और अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से ज़्यादा है, डिपेंडिंग आपके स्टेट में कौन सी थ्रेशहोल्ड फॉलो हो रही है, तो आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हैं। याद रखिए दोस्तों, अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से या 40 लाख से ज़्यादा है तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर आपका जो सप्लाई है वो इंटर स्टेट है, मतलब अगर आपका बिजनेस दिल्ली में है और आप माल सप्लाई कर रहे हैं हरियाणा, मतलब वो सप्लाई कैसा हुआ, इंटर स्टेट, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है स्टार्टिंग से ही। इस केस में थ्रेशहोल्ड लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इसलिए ये बात हमें याद रखनी है। दूसरा, हमें बात ये याद रखनी है कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो थ्रेशहोल्ड लिमिट दी गई है 20 लाख रुपए है। ये 40 लाख सिर्फ गुड्स के केसेस में है, वो भी कुछ स्टेट्स में, और सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये 20 लाख है। और अगर आप गुड्स और सर्विस दोनों प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपकी थ्रेशहोल्ड लिमिट 20 लाख है। तो अगर हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें ये जान लेना है कि अगर सप्लाई इंटर स्टेट है, दूसरे स्टेट में है, तो मुझे बिना किसी देरी किए हुए अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। नंबर 2, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते टाइम इसके अंदर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये हमें बहुत ध्यान से डालना होता है, क्योंकि जीएसटी एक्ट में ऐसे नए रूल्स आ चुके हैं कि अगर आप अपना सप्लाई प्रिंसिपल प्लेस से नहीं कर रहे हैं तो आपके इनपुट पे मिलने वाला जो भी क्रेडिट है वो डिनाई कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। जी हाँ, इसलिए आप अपने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में जो एड्रेस डालते हैं वो वही एड्रेस डालिए जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर उसे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में दिखाइए। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप प्रिंसिपल प्लेस और रजिस्ट्रेशन का एडिशनल प्लेस दोनों ही मेंशन कर सकते हैं, तो आपको वो दोनों ही चीज़ें दिखानी होंगी, अदरवाइज आपका इनपुट क्रेडिट डिनाई किया जा सकता है। नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है टैक्स इनवॉइस। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इसलिए अब आपको सेक्शन 31 के तहत टैक्स इनवॉइस काटना होगा। और टैक्स इनवॉइस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपने इनवॉइस में स्पेसिफिकली मेंशन की होगी, जैसे कि जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर, जीएसटी नंबर ऑफ द रिसीवर, इनवॉइस वैल्यू, उस पर कितना टैक्स लगा,
जीएसटी, एसजीएसटी है कि सीजीएसटी है कि आईजीएसटी है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करनी होगी। क्योंकि अगर आपकी इंक्वायरी शुरू होती है और अगर टैक्स इनवॉइस आपका गलत पाया जाता है तो उसके अंदर पेनल्टी का प्रावधान है। तो आप टैक्स इनवॉइस स्पेसिफिकली सेक्शन 31 में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनाना शुरू कर दें। नंबर 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप अपनी एक बुक्स बना लें जिसमें सेल और परचेस दोनों के इनवॉइसेस लगे हो। जी हाँ, सेल और परचेज के इनवॉइसेस फिजिकल हार्ड कॉपी में रखने बहुत ज़रूरी है और ये बेसिकली रिकन्सिलिएशन का पूरा आधार आपके सेल परचेज के डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट, स्टॉक रजिस्टर ये मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। आपके इनपुट परचेज और आउटवर्ड सप्लाई ये स्टॉक रजिस्टर से पता चलता है। तो अगर आप अपना कोई भी माल खरीद कर लाते हैं उसे अपने रजिस्टर में एंटर कीजिए और अगर आप उसको क्लियर कर रहे हैं आउटवर्ड सप्लाई के लिए तो भी उसकी एंट्री उस स्टॉक रजिस्टर में होनी चाहिए। नंबर 6 रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग मेरे प्यारे दोस्तों मंथली, और क्योंकि आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपके पास दो ऑप्शन है, मंथली और क्वार्टरली। अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्टअप कर चुके हैं और क्वार्टरली रिटर्न में ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपना मंथली पेमेंट कर सकते हैं PMT 06 के साथ और रिटर्न जो है वो क्वार्टरली भर सकते हैं। मतलब आपको पेमेंट जो है वो मंथली करना होगा लेकिन रिटर्न फाइलिंग GSTR 1 और GSTR 3 भी जो है वो क्वार्टरली करना होगा। मेरा एडवाइस मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को यही होगा कि अगर आप छोटे व्यापारी हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आप मंथली रिटर्न को ऑप्ट कीजिए। पहले आप जानिए रिटर्न्स के बारे में, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न उनके लिए बेनिफिशियल है जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज GSTR 1 और GSTR 3B की अच्छी खासी हो चुकी है। नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जो भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो विद इन ड्यू डेट होना चाहिए। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो GSTR 3B की रिटर्न है कि डेट है 20 ऑफ सक्सीडिंग मंथ, नेक्स्ट मंथ। अगर आप अप्रैल का रिटर्न भरने जा रहे हैं तो वो 20 मई से पहले भर दिया होना चाहिए, अदरवाइज इसके ऊपर डिपार्टमेंट इंटरेस्ट मांग सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 7 चीज़ों का आप अगर ख्याल रखते हैं तो बहुत ही कम चांस है कि GST का नोटिस आपके पास आ जाए। ऐसे ही और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल टैक्स ऑफिसर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।